अल्लाह का इबादत हो रहा है। पूरा कश्मीर घाटी में अल्लाह का गुणगान हो रहा है। अल्लाह ईश्वर का एक स्वरूप है जो इस्लाम धर्म में, मुसलमान धर्म में इसको अल्लाह को भगवान का दर्जा दिया गया है। और जैसे हमारे में विष्णु भगवान, राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान और 33 देवता हैं, 33 देवता हैं, ऐसे इनको भी अल्लाह के नबी है, रहमान है, रहीम है, अल्लाह है, पीर मोहम्मद है, मोहम्मद साहब हैं। इन सबको पूरी घाटी में जगह जगह दीपमालाएं जल रही हैं, लाइटिंग है, लाइट भी दे रखी है गवर्नमेंट ने। और मोदी सरकार ने इनको हज जाने की सुविधा दे दी है पूरे कश्मीरियों को और भारत देश के सब मुसलमानों को। मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए पहल कर दी है। कश्मीर को 6 लेन रेलवे का तोहफा, मेट्रो ट्रेन का तोहफा, जो कि जम्मू से सीधे डायरेक्ट अब श्रीनगर ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन का भी आपने देखा होगा कितना उद्घाटन किया है और कितनी ट्रेनें अभी चालू हो गई हैं। अभी बारामूला तक और ये मुजफ्फराबाद तक, मतलब जो अपना उड़ी का इलाका पड़ता है, लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान बॉर्डर का सीन है जो पहाड़ियों पे लाइटें जल रही है। ये आवाज़ें जो आ रही हैं, जहाँ देखो अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह हो, मोहम्मद रसूल अल्लाह की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ तक पाकिस्तान बॉर्डर तक सड़कें 6 लेन और रेलवे का काम चालू कर दिया है। और ये 2 साल के अंतर्गत, 3 साल के अंतर्गत काम पूरा हो जाएगा। और घाटी के लिए स्विट्ज़रलैंड, पेरिस सिटी जैसा, दुबई और सिंगापुर जैसा बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। अब हालांकि वो काम कितना देरी से होगा या जल्दी होगा ये तो नहीं पता, पर काम चालू है। क्योंकि हम फौजी लोग गलत रिपोर्ट नहीं दे रहे, ना तो हम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, सब अच्छे हैं। हालांकि हमें लोग गलत समझते हैं क्योंकि हमारा नाम ही ऐसा है कि जिसमें हिंदू धर्म की ज़्यादा व्याख्या की जाती है, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। तो उस नाम के कारण काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये तो बीजेपी के हैं। बीजेपी से मतलब नहीं है। अच्छा, जो भी पार्टी काम करे, सत्ता में जो रहे वो अच्छा काम करे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे तृणमूल रहे, चाहे समाजवादी रहे, कोई भी पार्टी रहे, जो देश का भला करे, समाज का भला करे, लोगों की उन्नति करे, प्रोग्रेस करे देश की। अभी कश्मीर में जो कॉलेज के बारे में अभी दिया था, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है, वो आज के डेट में कश्मीर में भारत देश के दूसरे कॉलेजों से टॉपर पे हैं। क्यों है टॉपर पे? क्योंकि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं एजुकेट में, मेडिकल में लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, रिसर्च में बहुत आगे है। और ये बात छिपी नहीं है, आप किसी भी चैनल में उठा के गूगल में सर्च कर लीजिए, जितनी कश्मीर की लड़कियाँ एजुकेशन में आगे हैं उतनी भारत देश के किसी भी संस्थानों की लड़कियाँ आगे नहीं हैं। अब उसका कारण क्या है कि एजुकेशन में पढ़ने से होता है। यहाँ पे जो 3 कॉलेज बनाए हैं मोदी जी ने, उनमें इस समय भरमार है। और दूसरा, उग्रवाद की घटनाएं जब से बीजेपी आई है अभी 2014 के बाद, पहले क्या रहा मुझे नहीं पता, पर मैं पहले भी रहा, 91-92 में रहा, क्योंकि मैं 88 में सिलेक्शन हो गया था। कांग्रेस के टाइम सिलेक्शन हुआ मेरा, उस समय भर्तियाँ निकलती थी। अभी भर्ती कम निकलती है। ये तो मैं मोदी सरकार के लिए बोलूँगा कि ये तो इफेक्ट बात है कि अभी भर्ती थोड़ी कम है, उतनी नहीं है जितनी कांग्रेस के टाइम भर्ती होती थी। बट अभी जो प्रोग्रेस अभी उग्रवाद में कमी हुई है, मिलिटेंसी में कमी हुई है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है कश्मीर की, कि मतलब कश्मीर को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, आतंकवाद मुक्त कर दिया जाए, तो वो काम चल रहा है। और हम ये बात को मानेंगे और सोचेंगे और बोलेंगे, बेझिझक बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब से हम हैं, हमने ये देखा कि यहाँ कोई उग्रवाद की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं 1-2 हो जाती हैं चोरी चारी से। बाकी वो जो पहले जैसा कश्मीर नहीं है। अभी टूरिस्ट
बहुत बढ़े हैं। यहाँ के लोगों को अच्छा बिजनेस चला है इनका। क्यों टूरिस्टर आएंगे तो इनको एक मकान इनका एक रात के लिए 10,000 का जाता है, कम से कम रेट है 10,000। और बिल्कुल गरीब आदमी के लिए 3,000। जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कुछ भी साधन नहीं है, और यदि वो रुकना चाहता है गुलमर्ग में तो 3,000 या 4,000 या 6,000 में मिल जाता है नाइट स्टे। बाकी 10 से नीचे नहीं है। तो अभी जब रुकने का 10,000 है एक रात का, या गुलमर्ग घूमने का जो पैकेज है वो 1700 का पैकेज है एक आदमी का। 1,700 में गुलमर्ग घूम के जम्मू वापस जा सकता है। तो टूरिस्टर की संख्या बढ़ी है, आने वालों की संख्या कश्मीर में इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी है जब से 14 के बाद। पहले कश्मीर में लोग आने से घबराते थे। तो कुछ चीज़ें तो जो इफ़ेक्ट है उसमें, चाहे राहुल जी बुरा माने चाहे कांग्रेसी लोग बुरा माने, कश्मीर की जो समस्या है वो पूरे वर्ल्ड में इस बात का, और पाकिस्तान में भी इस बात की बौखलाहट है, अमेरिका में भी बौखलाहट है, और चाइना में भी बौखलाहट है। क्यों मोदी जी ने कश्मीर को मुक्त कर दिया, आतंकवाद मुक्त कर दिया। कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े, ये तो इफेक्ट बात है। उसमें चाहे कांग्रेस रही हो, पहले फारूक अब्दुल्ला और ये मुफ्ती महबूबा थे, इन्होंने क्यों नहीं ठीक किया। कांग्रेस के साथ मिलके 4-5 परिवार मिलके खाते रहे, इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया। हालांकि अभी प्रोग्रेस हो रही है, उतनी तो नहीं है जितनी कहना चाहिए। बाकी अब उन्होंने वादा किया है कि हम इसको पेरिस सिटी बनाएंगे, या दुबई बनाएंगे, या सिंगापुर बनाएंगे, या स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। तो बनाने में तो लगे हैं। ये ट्रेन कभी आ नहीं सकती थी। जो आप श्रीनगर आने वाले यात्री हैं, जो श्रीनगर आए हैं, वो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं रात के, क्योंकि मैं इस समय नाट में 2 बजे बोल रहा हूँ ड्यूटी करते करते। तो 2 बजे रात को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह अकबर, जो चारों तरफ से आवाज़ें गूंज रही हैं पहाड़ों से, उसमें अल्लाह की ही पुकार है, ठीक है। और यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो खुद बोलते हैं कि हमें अब मोदी पर यकीन हो गया है। लेडीज़ें बोलती हैं, कितने सारे वीडियो हैं जो आपको देख सकते हो गूगल में, कि पहले 3-4 परिवार ही खाते थे, यश करते थे, और जो आम जनता, जो आवाम थी यहाँ की, वो उन चीज़ों से, हकों से वंचित थी। चाहे एजुकेशन हो, चाहे सुरक्षा हो, कुछ भी चीज़ है, और वो सब नहीं थी। अभी जो हुआ है बहुत ताबड़तोड़ हुआ है और अच्छा काम हुआ है। और अभी इस तरीके से काम यदि थोड़ी और प्रोग्रेस करी जाए तो हो सकता है कि कश्मीर की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, अब कश्मीर में ये बात तो दिमाग में है नहीं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जो पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर है, वो लोग भी पीओके वाले चिल्ला रहे कि हमको मोदी जी अपने कब्जे में ले लो, ताकि हम भी पढ़ाई लिखाई करें और अच्छी एजुकेशन और रोड सड़क व्यवस्था, बिजली, लाइटें, पानी, जो भी चीज़ें मुहैया कराई हैं। खैर बिजली और पानी तो पहले से ही था, ये जो झूठ नहीं बोलेंगे हम। लाइट बिजली तो पहाड़ों पर पहले से दे रखी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। अभी यहाँ पर रोड भी दे रहे 6 लेन, रेलवे भी दे रहे, और रेल तो आ भी गई है। अभी क्या होगा, जब मुजफ्फराबाद तक उड़ी सेक्टर, बारामूला सब जाएगी तो सारी फौज ट्रेन में ही जाएगी। अब हवाई जहाज़ का जो विकल्प है, जो मोदी गवर्नमेंट को खर्चा उठाना पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह जी को, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी वगैरह का, करोड़ों का खर्च है एक दिन में, कई करोड़ का एक दिन में। क्यों? कम से कम छुट्टी जाने वाले एयरपोर्ट पे आप देख लीजिए, श्रीनगर में या जो कश्मीर में, या मान लो श्रीनगर या जम्मू में, आप खुद देख लीजिए कि कम से कम एक दिन में हज़ारों की संख्या में फौजी सैनिक जाते हैं छुट्टी और आते हैं। तो वो व्यवस्था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, और श्री मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क बनाई है। उसमें फौजी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। कहाँ तक के लिए? दिल्ली तक के लिए। जिसको मान लो दिल्ली जाना है, दिल्ली तक के लिए व्यवस्था है, और जम्मू जाना है, जम्मू तक के लिए 2 फ्लाइटें हैं। तो वो पर डे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन मिस हो। वो फ्लाइटें पर डे है, जम्मू पर डे है, दिल्ली पर डे है। तो कोई ना कोई फौजी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जाती रहती हैं। तो घाटी में तनाव तो ख़त्म कर दिया, और उग्रवादियों के मंसूबे और पाकिस्तान के और चाइना के मंसूबे तो ख़त्म कर दिए। अब इंडिया में क्या है, विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो गठबंधन वाली हो, इंडिया गठबंधन हो, या इधर से बीजेपी गठबंधन, एनडीए हो। मैं किसी का समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं जो विकास करे उसका समर्थन करो।
मैं ना मोदी जी को मानता ना राहुल गांधी को। जो विकास पुरुष है, जो शांति व्यवस्था लाएगा देश में, जो बड़े बड़े काम करेगा, जैसे अभी स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं वर्ल्ड में, धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिटी आज तक न बनी न बनेगी पूरे वर्ल्ड में। अब वो तो जो कभी गया नहीं धोलेरा गुजरात तो वो क्या समझेगा, तो सर्च कर सकता है गूगल में। ऐसी टेक्नोलॉजी, पूरे कई देशों की टेक्नोलॉजी मोदी जी लाए हैं। तो कुछ मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं। अब जो बेरोजगारी वाली समस्या है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में मैं क्लियर नहीं कर सकता कि इसमें किसका हाथ है कि बेरोजगारी जो है, गवर्नमेंट की भर्तियां सारी बंद हैं। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम खुद दिन में हम 12 घंटा आरोपी करते हैं, रोड पर खड़े रहते हैं 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6-7 बजे तक, और रात के 6 घंटे हम यहाँ कैंप ड्यूटी पीटते हैं। अभी कैंप ड्यूटी ही कर रहा हूँ मैं। चारों तरफ गार्ड लगी है, चारों तरफ हमारे जवान खड़े हैं, और मैं यहाँ पर CHM हूँ, कंपनी हवलदार मेजर, और मैं यहाँ पे CHM की ड्यूटी कर रहा हूँ। और फिर भी मैं रात को ड्यूटी कर रहा हूँ। क्यों? 58 की उम्र हो गई, ड्यूटी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जवानों की संख्या है ही नहीं, भर्ती हो नहीं रही, तो मैं खुद 6 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी सुबह तक मेरी ड्यूटी है, सुबह के बाद दूसरा बंदा आ जाएगा और मैं आरोपी में चला जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है, कहने का तात्पर्य चलो 18 घंटा 20 घंटा जो भी ड्यूटी है, 4 घंटा सोने को मिलता है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम सोने के लिए भर्ती हुए हैं। तो यहाँ पर हमको 20-25 हज़ार रुपये फालतू हैं, 20 हज़ार रुपये हमें दूसरे इलाके से ज़्यादा मिलते हैं, तो मेरे अकेले को नहीं मिलते। यदि इस वैली में, कश्मीर वैली में कम से कम लाख जवान से ऊपर होंगे, 1 लाख से ऊपर फौजी जवान होंगे, आर्मी BSF CRP पुलिस सब मिला के, तो इनको सभी को 20-20 हज़ार रुपये फालतू मिल रहा है। ये कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये मिलते थे, ठीक है ना। 1992 में हम पहले कश्मीर घूम के गए हैं, ड्यूटी करके गए। यहाँ हमारे डोडा में 17 जवान मारे गए थे, 83 बटालियन BSF, डोडा, भदरवा, रामबन, किश्तवाड़ में हमारे जवानों की संख्या जो मारे गए थे उग्रवादियों द्वारा, वो 17 जवान मारे गए थे एक ही बटालियन के, मेरी यूनिट के 83 बटालियन। और आप गूगल में सर्च कर सकते हो, नहीं तो सीमा प्रहरी में सर्च कर सकते हो। तो अभी वो सब माहौल नहीं है। चलो छुटपुट तो मारे जाते हैं वो अपनी गलतियों से, जैसे कि मेरे जैसा जवान नहीं मारा जाएगा, क्योंकि मैं चारों तरफ अभी निगाह रख रहा हूँ। बिल्कुल मेरा मैं पैर नहीं रुका रहा हूँ, अपना चलता ही रहता हूँ। जैकेट लगी है, हेलमेट लगा हुआ है, और मेरी निगाहें, चाहे वो मोदी जी ने कश्मीर को मुक्त कर दिया हो, आतंकवाद मुक्त, चाहे अमित शाह ने, मैं किसी की बात नहीं मानता। मैं अपनी राइफल पर भरोसा करता हूँ कि मेरी राइफल से गोली निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगी? मौत निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। यदि चलाऊँगा, इसको फायर करूँगा, तो इसमें से पानी की बौछार नहीं होगी, ना ही यहाँ कश्मीर में उसकी बौछार होगी जो है बर्फ़ की। मेरी राइफल से आग निकलेगी, मतलब मौत निकलेगी। और ये राइफल जो अभी नई कंपनियां मोदी जी ने डाली हैं, अब बोलोगे फिर मोदी जी की प्रशंसा करने लगे। भाई मोदी जी ने जो हथियार बनाया है, इसका नाम है तार। मोदी जी ने किसी कंपनी को ठेका दिया है, चाहे टाटा को दिया हो या किसी को दिया हो, तो तार राइफल है। ये लोहे की है, AK-47 जैसी है, और इसकी उतनी ही 300 गज के लगभग इसकी मार है। और इसमें एक बार में 60 गोलियां आती हैं, एक मैगजीन में 60 गोलियां आती हैं। ऑटोमेटिक है ये, सेम AK-47 जैसा। तो अभी अब आप जा कर के अपने उसमें घुस के बैठ जाओगे, आग सेकोगे, आप छुप करके बैठ जाओगे, या मोबाइल देखोगे, या आप नहीं ढंग से चारों तरफ देखोगे, जैसे मैं घूम रहा हूँ पूरा ग्राउंड में देख रहा हूँ चारों तरफ, चाहे गोली कहीं से आए उसका सामना हम करेंगे, फायर होगा तो सामना करेंगे, तो मुझे सब दिखाई दे रहा है। अंधेरे में भी हम देखने की क्षमता रखते हैं 58 की एज में, क्योंकि यदि हमने देखने की शक्ति नहीं होगी तो हम चले जाएंगे लिख करके। वो दिया भी है लिख के, अभी चले भी जाएंगे। बट मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो 20 हज़ार रुपये एक जवान को मिलता है, यदि वो 6 घंटे या 5 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता, वो 12 घंटे दिन में ड्यूटी नहीं कर सकता आरोपी, तो उसको फौज में जाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि पूरा भारत देश सोया हुआ है।
पूरा भारत देश सोया हुआ है किसके बल पे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बल पे। तो बॉर्डर में जो सीमा प्रहरी हैं वो सीमा पे आंखें गड़ा के बैठे हैं। उन्होंने रातों की नींद और घर का जो परिवार का चैन ख़त्म कर दिया। ना उनके बीवी बच्चे हैं, ना उनके माँ बाप हैं। पहले उनको देश है। और मैं अपने से जानता हूँ, मेरे पिताजी का 99 में निधन हुआ था और मुझको 7 दिन बाद छुट्टी मिली। मैं 7वें दिन घर पहुँचा। मेरा छोटा भाई नागालैंड में था, उसको मैंने बीएसएफ में भर्ती कराया था। हम लोग 7 दिन बाद पहुँचे। क्या कर सकते हैं? पहले देश है, पहले ड्यूटी है, उसके बाद पता भी लग गया था लेकिन छुट्टी नहीं दी, नहीं मिली, हालात ऐसे थे। तो कोई क्या कर सकते हैं? हम छोड़ के थोड़ी भाग सकते कि राइफल रख दो। टीचर की तरह, सिविल नौकरी की तरह, बैंक वालों की तरह, या सिविल जो नौकरी वाले हैं, चपरासी या कोई भी डिपार्टमेंट है, सीधा उनने एप्लीकेशन लिखा पुलिस वाले ने और जाके थाने में रख के आ गए और भाग गया। ऐसा नहीं है। हमारे में तो राइफल जमा होगी, उसके राउंड गिनती होंगे, उसकी जगह दूसरा बंदा कौन ड्यूटी पे चढ़ रहा है वो देखा जाएगा। उसके बाद वो दुरुस्त है, मेडिकल फिट है, सारा चेक करके उसको छुट्टी भेजा जाएगा। और आते समय भी उसका फिर मेडिकल होगा, सारा सीओ साहब का इंटरव्यू होगा, कमांडेंट का जो बटालियन चलाता है। तो कमांडेंट की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि बटालियन में जवानों की संख्या इतनी तो होनी चाहिए कि वो ड्यूटी संभाल सकें। ये थोड़ी कि सारी बटालियन को छुट्टी दे दो। अब कई लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं तो बुजदिल हैं, वो छुट्टी नहीं मिली उनका, होम मिनिस्ट्री में भेज दिया, ह्यूमन राइट में भेज दिया कि छुट्टी नहीं मिली तो गोली मार ली, छुट्टी नहीं मिली तो अफसर को मार दिया। गलत। जब तुम्हारे पास सहन शक्ति नहीं है तो आप जाइए घर, जाइए, जाकर के अपने मजदूरी करिए और कोई बिजनेस धंधा करिए। यहाँ तो सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाओगे जब जाके फौजी बनोगे। यहाँ तो विल पावर होना चाहिए। अब कमांडेंट के घर का राज तो है नहीं कि घर में से पैदा कर दे एक बच्चा और जाके खड़ा कर दे बॉर्डर पर, जा तू खड़ा हो जा, उसकी जगह छुट्टी भेज देता हूँ। तो कोई जन्म थोड़ी दे सकता कमांडेंट। कमांडेंट के पास जो नफरी होगी, जो जवानों की संख्या होगी, उस जवानों की संख्या के ऊपर तो कमांडेंट या कोई कंपनी कमांडर या जो ऑफिसर, डीजी, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ का या आईजी, इन सबको भी एक दबाव है, प्रेशर है कि जवान मरे भी ना, जवान आत्महत्या भी ना करे, जवान की सुरक्षा भी हो, जवान का खाना भी अच्छा हो, जवान को व्यवस्था भी अच्छी हो, जवान छुट्टी भी काटे। बट उसकी मजबूरी है, वो थोड़ी ड्यूटी पे खड़ा हो जाएगा। और चलो मान लो एक आईजी या डीआईजी या डीजी खड़ा हो जाता है कमांडेंट, तो एक आदमी से समस्या हल नहीं होगी। यहाँ जवानों की संख्या, लाखों की संख्या में जवान छुट्टी जाते हैं। कश्मीर वैली से 1 लाख आदमी के जो फौजी हैं उसमें से 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 डेली छुट्टी जा रहे और डेली आ रहे। तो ये तांता लगा है पूरे भारत के राज्यों में, जहाँ जहाँ एनडीआरएफ है, बीएसएफ है, सीआरपी है, आईटीबीपी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है और हमारी जल सेना है बीएसएफ की, जिसको गुजरात में है वो। तो वहाँ से भी छुट्टी जाते हैं। तो हमारे कुछ हेलीकॉप्टर भी हैं, वहाँ से छुट्टी जाते हैं। हमारे मतलब तीनों प्रकार की सेना है बीएसएफ के, हवाई सेना और जल सेना तीनों हैं। तो सब हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, जो सब कुछ हैं पालम एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बीएसएफ के। अभी हमारे बीएसएफ के अफसर क्या करें, जब भर्ती कम है, संख्या कम है, तो अपना जुगाड़मेंट लगाना है कि किस जवान को छुट्टी कब जाना है, फिर भी भेजते हैं। हमारी बटालियन में तो 63 बटालियन बारामूला में तो हमारे कमांडेंट श्री त्यागी जी हैं, कमांडेंट 2IC भी अच्छे हैं और नीचे वाले अफसर, कंपनी कमांडर वगैरह सभी अच्छे हैं, तो छुट्टी भेजते हैं। अब कोई ये बोले कि नहीं जी अभी छुट्टी काट के आया है 15 दिन की, और फिर बोलेगा अभी मेरे को तुरंत दे दो, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बीवी बीमार है, तो भाई अभी दूसरा जवान भी जाएगा। तो ये फिर रूल रखा हुआ है कि भाई 2-2, 3-3 महीने बाद, 3 महीने बाद इमरजेंसी किसी का मान लो हो गया, एक्चुअली हो गया, तो भेज देते हैं। अब कई लोग झूठे भी कागज़ मंगाते हैं, तो उससे सीओ साहब भी परेशान हैं और बेचारे क्या करें। उनके हाथ में ये तो है नहीं कि भाई मंत्र मारा और जवान प्रकट कर दिया, प्रकट हो जा, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो अभी मैं तो यही कहना चाहता हूँ भारत देश के लोगों से कि जो बीएसएफ की ड्यूटी है वो पूरे जितनी भी आर्मी पर्सन है, सीआरपी पर्सन है, आईटीबीपी और एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, सबसे हार्ड ड्यूटी बीएसएफ की है। 12 घंटा आरओपी और रात को 6 घंटा, और बॉर्डर पर डटे रहना और तारबंदी कट ना जाए, उग्रवादी आ ना जाए,
अभी कहीं गलती से इतनी सारी भूभाग है, इतना बड़ा कश्मीर, या मान लो भारत का बॉर्डर है कितने हज़ार किलोमीटर, बंगाल से लेके 4-5 राज्यों की सीमा लगती, 4-5 देशों की सीमा लगती है। एक तो बर्मा, थाईलैंड जिसको म्यांमार बोलते हैं, दूसरी सीमा है बांग्लादेश, तीसरी सीमा है पाकिस्तान, चौथी चाइना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई देशों की सीमा भारत को लगती है, 5-6 देशों की। अब इतना बड़ा बॉर्डर है, कहाँ से कौन निकल आता है। और हम ये भी नहीं कहते कि कोई सारे बीएसएफ के सिपाही, हवलदार, अफसर ईमानदार हैं। अब कुछ लोग गंदे कीड़े हैं, मलमूत्र के कीड़े हैं कुछ हमारे बीएसएफ में भी, जो एक आध दो गलत काम कर देते हैं, बॉर्डर स्मगलिंग या चोरी से बंदा निकाल देना या हथियार स्मगलिंग करा देना। आर्मी में भी है, बीएसएफ में भी है, हर एक परिवार में एक बच्चा ऐसा गंदा होता ही है। तो 100 में एक गलती ऐसी भी होती है कि कुछ अफसर, कुछ जवान ख़राब होने से अफसरों की भी बेइज्जती होती है कि बीएसएफ के अफसर ख़राब हैं। जवानों की भी खराबी होती है कि जवान बीएसएफ का ख़राब है। कोई एक जवान गलती करेगा, एक मछली मर जाएगी, तालाब पूरा गंदा हो जाएगा। वैसे ही हालत है, हर एक सिविल में भी वही है। घरों में भी यदि 5 भाई हैं, एक भाई गलत निकल गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उसका बदनाम हो जाता है। कोई स्टेट में कोई गलत काम हो गया, बोला यूपी में ऐसा हो रहा है, तो स्टेट बदनाम हो जाता है। तो ऐसा ही है। बाकी हम ये कहते हैं कि हम दिल लगा करके 58 की एज तक हमने कश्मीर तीसरी बार काट रहा हूँ। उग्रवादी की ऐसी की तैसी आंखें निकाल लेंगे उनकी, चाहे हम अंधेरे में खड़े हों, चाहे उजेले में खड़े हों, चाहे दिन में, चाहे रात में, हमारी दृष्टि चारों तरफ घूमती रहती है। और जो आज के लड़के हैं वो ज़्यादातर वही मारे जाते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या उनके सिर काट के ले जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी सही ढंग से आज के लड़के नहीं कर पाते। हमारा तो देखो 58 की उम्र में इतना विल पावर है कि तुमने कहाँ खड़ा करना है वहाँ खड़ा कर दो, बर्फ़ में कर दो, धरती आसमान पानी कहीं भी खड़ा कर दो हमें। और इतनी शरीर में शक्ति है, इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, क्योंकि फ़ौज में नौकरी करना कोई खेल नहीं है। यहाँ पर 15-20 किलो की जैकेट, लोहे की जैकेट, आगे पीछे हेलमेट, 2 किलो जूता, 2 किलो, उसके बाद राइफल 5-7 किलो, उसके बाद पानी पीने के लिए, इतनी चीज़ें तो आपको लादना ही पड़ेंगी। खाना दोपहर में आपको पहुंच जाएगा गाड़ी के माध्यम से या कैसे भी, लेकिन फिर भी आपके शरीर में 20-25 किलो वजन लदा होना चाहिए, वही फौजी है। अब तुम इतना भी नहीं लाद पाओगे तो फिर कहाँ से फौजी हो। तो आज के जो बच्चों का जो चेहरा देखो, जो भर्ती होके आ रहे हैं ना, तो शकल पे 12 बजे हो गए हैं। ऐसे हैं जैसे उनकी हालत पता नहीं उनके माँ बाप ने कैसे पैदा कर दिया और कैसे वो कहाँ रहते रहे। हमारे टाइम पे तो हम लोग ने कभी चाय जानते ही नहीं थे, दूध वो खाते थे और गुड़ खाते थे, घी में खाते थे, गुड़ और बतासा और घी और दूध ये खाते थे, और वही रोटी खाते थे। आज की जनरेशन पता नहीं किस टाइप की पैदावारी है कि उनके शकल पे 12 बजे हो गए हैं, जैसे रोने वाली शकल है, और सहन शक्ति तो बिल्कुल है ही नहीं। यदि किसी को छुट्टी के लिए रोक दिया गया कि 1 महीना अभी इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव हैं, तो आधे लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन की बात है, कश्मीर में जो एक बटालियन खड़ी हुई है चुनाव के लिए, तो इलेक्शन के लिए, तो वो यूनिट है, तो उस यूनिट के जवान ने अभी 2-3 दिन पहले आत्महत्या कर ली है। 2005 का भर्ती है, लगभग 20 साल के लगभग उसका होने वाला है। तो अभी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो वो चला जाता घर, उसके बच्चे हैं, बीवी है, उसने गोली मार ली। अब इसमें कमांडेंट की क्या गलती, कमांडेंट कहीं है बेचारा। तो ये खुद आत्महत्या करते हैं, सहन शक्ति नहीं रह गई है, पता नहीं लड़कियों से प्रेम व्यवहार करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, या कोई धन संबंधी परेशानी है, रुपया ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तनख्वाह कम है, या जो भी इनकी इच्छाएं ज़्यादा हैं। तो पहले नंबर तो आपको अपने आप को तौलना पड़ेगा कि हम इसके लायक हैं, फ़ौज के लायक हैं कि नहीं। इसमें बहुत कठिनाई है, इसमें बहुत तपस्या है, बहुत तकलीफ़ें हैं, इसमें संकट बहुत है, सहन शक्ति बहुत चाहिए इसमें। भर्तियों के तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के फिर जब वो देखते हैं कि यहाँ का तो माहौल ही कुछ जंगली वनवासी बहुत ज़्यादा, तब जा कर के वो मायूस हो जाते हैं और घर भी जा नहीं सकते
क्योंकि समाज में उनका नाम हो जाता है कि हम फौज में हो गए, हमें घर मकान बना लिया, लोन वोन ले लिए, समाज में रिश्तेदारी में उनका इज्जत बन जाता है। फिर वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, यहीं घुटते रहते हैं और किसी को बताते भी नहीं है साथी भाई को कि मेरे को ये परेशानी है। किसी अफसर से भी शेयर नहीं करते, जबकि अफसरों ने डीजी तक का नंबर दिया हुआ है, आईजी का, और डॉक्टरों का नंबर दिया है, मनोज चिकित्सक का, ह्यूमन राइट के नंबर हैं, विजिलेंस के नंबर हैं, हर प्रकार की सुविधाएं बीएसएफ में फ़ोन नंबर दिए हैं। यदि कोई अफसर टार्चर करता है या कोई जवान परेशान करता है या कोई घर में समस्या है, अब तुम किसी को नहीं बताओ, गोली मार लोगे तो इसमें क्या है, वो तो घर में भी जाके मार सकते हो सिविल में। तो हम ये कहते हैं कि फ़ौज की नौकरी हर एक के बस की नहीं है, और ना हम धर्म को मानते हैं। देखो भाई, कोई बुरा लग जाए हिंदुओं को, मैं सब धर्मों को मानता हूँ, मैं बचपन से ही मानता हूँ। अभी तो फौज में हो गई मेरी नौकरी, 37-38 साल होने वाली है। देखो, अल्लाह भी अच्छे हैं, गौतम बुद्ध भी अच्छे हैं, श्री राम भी अच्छे हैं, कृष्ण भी अच्छे हैं, दुर्गा भी अच्छी, काली भी अच्छी, हनुमान भी अच्छे, और कृष्ण भी अच्छे, और ईसा मसीह भी अच्छे। सब धर्म एक समान, इंसानियत होना चाहिए बस। और भारत देश का जो संविधान है वो इंसानियत को महत्व देता है, जाति पाति हिंदू मुस्लिम को कोई महत्व नहीं देता। नहीं तो जो मुसलमान है वो सारे के सारे अभी तक इंडिया से मार मूर के फेंक दिए होते हिंदुओं ने, या भारत की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून को सबको बराबर मानता है। अब ये कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कि अंधभक्त हैं, जो कि बीजेपी और आरएसएस और हिंदू चिल्लाते हैं। उन्होंने मोदी को बदनाम कर डाला, योगी को बदनाम उन्हीं लोगों ने किया। मोदी कभी ये नहीं बोलता कि मुसलमान को मारो। यदि ऐसा कहता होता तो आज मोदी जी ने कम से कम लाखों मुसलमानों को हज यात्रा के लिए पैसे दिए, टिकटें दिया, पैसा दिया, जहाज़ दिए, या जो भी सुविधाएं दी। और जो रोटी कपड़ा मकान वाली बात है, वो सबको गैस सिलेंडर का रेट एक ही है, और जिसको मकान दे रहा है उसमें मुसलमानों को भी मकान मिले हैं, हिंदुओं को भी मिले हैं। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, या किसी किसान को 6,000 रुपये दे रहे, तो क्या मुसलमान किसान को नहीं दे रहे क्या? तो आज देश में उपद्रव हो जाता, बलवा मच जाता कि मुसलमान को नहीं मिल रहे 6,000 किसान को और हिंदू किसान को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विरोधी पार्टियां एक दूसरे को वार करती हैं, विरोधी पार्टी वार करती है। कांग्रेस भी बोलती है कि मोदी खराब है, ये है वो है, और बीजेपी उनको बोलती है कि वो खराब है। पर मैं तो ये कहता हूँ, चाहे वो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे तृणमूल, चाहे समाजवादी, या अन्य बॉडी भारत की कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबसे बड़ी मुझे हंसी की बात एक बात ही आती है, जो मेरे पूरे वीडियो का सार है, कि हम फौजियों को जो रात और दिन 18-20 घंटे ड्यूटी करते हैं, 6 घंटे मुश्किल भी नहीं सो पाते, 5-6 घंटे जो मिल जाए, मैं तो गारंटी नहीं देता, 3-4 घंटे की गारंटी देता हूँ कि 3-4 घंटे तो आप सो सकते हो। रात दिन ड्यूटी बीएसएफ की है, आर्मी पर्सनल और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सों की है। पर हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, और मंत्री और अफसर आईएएस आईपीएस कोई इनकम टैक्स नहीं देते। ये लोग लुटेरे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे मायावती के हों, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे तृणमूल हो। ये सब चट्टे बट्टे हैं, ये सब मिल कर के इनकम टैक्स ये लोग नहीं देते, और ये 4-4 पेंशनें लेते हैं। हम लोगों को पेंशन लागू नहीं है। और दूसरी चीज़, ये लोगों का जो महंगाई भत्ता या जो भी भत्ते बढ़ते ही रहते हैं साल के साल। इनकी सुविधाएं रिटायर होने के बाद भी इनको सब चीज़ मिलती है, हैं? तो ये गलत है। ये सब एक हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, और ये सब जब इनका पैसा बढ़ने का टाइम आता है, चाहे बीजेपी अभी सत्ता में है तो अभी कांग्रेस का भी बढ़ेगा, राहुल गांधी का भी पैसा बढ़ेगा, जो अपोजिट के नेता हैं, अपोजिट पार्टी विपक्ष पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह हैं, या मान लो उनका बेटा अखिलेश है, या तेजस्वी यादव हैं लालू के बेटे, या तृणमूल ममता बनर्जी हों, या दूसरी और भी है बहुजन समाज पार्टी मायावती। इन सब का पैसा बढ़ता है, साल का साल पैसा बढ़ता है। 3-3, 4-4 पेंशनें लेते ये लोग, पहले एमएलए की, फिर सांसद की, फिर और मंत्री बन गए तो उसकी,
और पहले यदि मेयर रहे होंगे तो मेयर की, काउंसलर रहे होंगे तो काउंसलर की। तो मतलब ये गलत है और इसमें सबका साथ है। हम तो ये बोलेंगे भले मोदी जी को बुरा लग जाए, अमित शाह को बुरा लग जाए, जो पंजाब का मुख्यमंत्री अभी इस समय पे है सरदार जी, उसने जो नियम लगाया कि पेंशन एक ही मिलेगी, तो ये क्यों नहीं कर सकते मोदी जी? कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी को लगता है यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरी जितने भी सांसद हैं या एमएलए हैं सब भाग जाएंगे और मेरी बीजेपी पार्टी गिर जाएगी। इनको ये डर लगता है। कांग्रेस में राहुल गांधी को यही डर लगता है, तृणमूल में सभी पार्टी के नेता डरे हुए हैं। क्यों? कि इनके सभी पार्टियों में चोर भी हैं, सभी पार्टियों में ईमानदार भी हैं, सभी पार्टियों में बेईमान भी हैं। सब पार्टियों में, कांग्रेस में भी बेईमानी खूब चली, 70 साल तक इन लोगों ने खूब लूटा। आज एक एक कांग्रेसी भाग भाग के बीजेपी में जा रहा है। और जो इंडिया गठबंधन बना इसीलिए तो बना है। वो किस लिए बना? क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, सभी पार्टियों के पास। चाहे वो तृणमूल बोलती है ममता बनर्जी मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तेरे बेटे के विरुद्ध इतना सारा कौन कौन चिटफंड घोटाला, कितने घोटाले बंगाल में हुए हैं, सारे घोटाले। और तेरे बेटे के पास कितने सारे पैसे हैं, तेरे भतीजे के पास। बहुजन समाजवादी पार्टी बोलती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। मायावती ने भी खूब घोटाले किए, आगरा ताज घोटाला और जितना भी हाथी बनाए। तो मैं नहीं मानता, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ करते हैं ये लोग घोटाले, सभी पार्टियों के नेता करते हैं। और जब ये करते हैं, जब ईडी सीडी आती है कांग्रेस के टाइम तो वो तोता बोलते थे, अभी मोदी की जाती है तो बोलते हैं कि मोदी सिर्फ विपक्ष कर रहा है। तो अपनी पार्टी पे क्यों करेगा? कांग्रेस ने कभी अपनी पार्टी को पकड़ा? कैप्टन अमरिंदर सिंह को पकड़ा, कभी पंजाब का मुख्यमंत्री था, कभी ओम प्रकाश सोनी को पकड़ा, कभी राजकुमार बिरका को पकड़ा? भाई कांग्रेस ने भी अपने मंत्रियों को किसी को नहीं पकड़ा। उनके पास भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, जांच करो। तो ऐसे ही बीजेपी के मोदी जी क्यों पकड़ेंगे भाई? उनने भी अपनी सत्ता चलानी है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह थोड़ी है कि एक सांसद नहीं खरीद पाएंगे। ये मोदी है, ये श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये पूरा भरा तो खरीद लेगा लेकिन सत्ता नहीं गिरने देगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो बेवकूफ़ थे, भले लोग मुझे गाली दें, बेवकूफ़ थे। ज़्यादा ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती। एक सांसद के पीछे इन्होंने सरकार गिरा दी अपनी कि मैं नहीं खरीदूंगा। तो कांग्रेस सत्ता में रही आई लगातार, और लगातार जब एक आदमी सत्ता में रहता तो खूब लूटपाट करी। प्रियंका वाड्रा के पास संपत्ति इतनी कहाँ से आ गई? वाड्रा की प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों खरबों में है, कहाँ से आ गई? सोनिया के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? ये देश का धन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब ने लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं। पर जो है मोदी जी और अमित शाह जो काम करते हैं वो एक डंक की चोट पर करते हैं और अच्छा काम करते हैं। लूटने वाली बात छोड़ो, वो तो चलता रहता है, 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई लूटता है कोई नहीं लूटता। तो अभी मोदी जी सत्ता नहीं गिराएंगे भाई, मोदी जी सत्ता नहीं गिराएंगे, सत्ता मोदी की ही आएगी। भविष्यवाणी है श्री कृष्ण निर्मोही की। कांग्रेस कुछ भी कर ले, तृणमूल कुछ भी कर ले, लेकिन अभी 50 साल मैक्सिमम 50 ईयर्स अभी बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। ये बात को ध्यान में रख लो। तुम जो मर्जी लड़ लो कहीं से चुनाव, जीतेगी बीजेपी। जय श्री कृष्ण।